हेलो बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब पार्ट 2 पढ़ेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ, परीक्षाएं कंप्लीट हुई। भाई साहब फेल, फिर से भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। लेखक कह रहे थे भाई साहब फेल हो गए सालाना इम्तिहान में, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। दर्जे में लेखक प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब क्या हो गया, भाई साहब फेल होने से लेखक और उनके भाई के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। इधर तो आप देख सकते हैं, आड़े हाथों लेना, खरी कोटी सुनाना मुहावरे शब्द है। आड़े हाथों लेना, खरी कोटी सुनाना। आपकी घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। एक बार भाई साहब लेखक के मन में आया कि भाई साहब को खरी कोटी सुनाऊं, आपकी घोर तपस्या कहाँ गई और मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल हमदर्दी हुई। लेखक कह रहे थे कि उसे देखकर उसके दिल में दया आई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। भाई साहब कह रहे थे कि घाव पर नमक छिड़कना टे, इसका मतलब देख लेंगे। घाव पर नमक छिड़कना और अधिक परेशान करना, इस मुहावरे का अर्थ और अधिक परेशान करना। वो पहले से बहुत दुखी थे, इसलिए उसे उसके घाव पर नमक चिढ़ना लज्जास्पद की बात है। इसलिए हाँ, मुझे उनके अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। लेखक कह रहे थे कि अपने ऊपर मुझे बहुत गर्व हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा और भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक का मतलब शामिल होने लगा। इसका मतलब मुझे फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, मैं आज़ादी से खेल कूद में शामिल हो सकता हूँ, ये सोच लिया। भाई साहब का अधिकार मुझ पर ना रहा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। फजीहत का मतलब अपमान। फिर से भाई साहब मुझे अपमान किए तो मैं उसे साफ साफ बता दूंगा, आपने अपने खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक सोच रहे थे कि अगर भाई साहब फिर से पूछे तो ये कहना चाहते थे। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाफिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। मैं बहुत अभिमान हो गर्व हुआ, मुझे कुछ अभिमान हुआ ना, इसलिए जापान से ना कहने पर भी मेरे वेशभूषा और एटीट्यूड में ये महसूस हो रहा था कि रंग ढंग से साफ महसूस होता था कि भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, ये तो पकड़ लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। तीव्र का मतलब तेज थी, भाई साहब की बुद्धि तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच लिया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, भोर का मतलब सुबह। सुबह अच्छी तरह से खेल कर मैं गुल्ली डंडा भेंट करके भोजन के समय वापस हॉस्टल लौटा तो भाई साहब मानो तलवार खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। भाई साहब कह रहे थे इस साल प्रथम आ गए तो तुम्हें दिमाग होया, गर्व हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का ना नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, बड़े बड़े लोग घमंड से सर्वनाश हो गए, तुम्हारे क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। पौराणिक पात्र मेंशन करते हुए भाई साहब को हितोपदेश दे रहे थे बड़े भाई साहब लेखक को। रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, रावणासुर का हाल के बारे में बता रहे थे। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या योमी पड़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, सालाना परीक्षाएं पास होना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास, होशियारी से काम लेना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण कौन थे, भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को राजा नहीं चक्रवर्ती कहते थे। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है,
ये तो कहानी उस समय की थी, इसलिए का लेखक कह रहे थे आजकल अंग्रेज के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। कर का मतलब टैक्स। रावण चक्रवर्ती राजा था, उस समय सभी महीप, सभी राजाएं, महीप का मतलब राजा, उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, उसके नीचे गुलामी करते थे। आग और पानी की देवता, इसका मतलब पवन और आग का मतलब पवन, और पानी के देवता, जल के देवता उसके दास थे। फायर, आग का मतलब फायर, और जल के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। नाम निशान मिट जाना అంటే सर्वनाश हो जाना। घमंड के कारण उसका क्या हाल हुआ? कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आखिर उसकी दशा ऐसे ही हुई, एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। चाहे जैसे कुकर्म करे, मगर आदमी घमंड से काम लिए तो कोई भी उसे नहीं बचा सकते। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अभिमान करने वाले लोग सर्वनाश हो जाते हैं। ऐसा सीख दे रहे थे भाई साहब अपने छोटे भाई को, लेखक को। शैतान, इधर रावणासुर का उदाहरण दे दिया, नीचे तो शैतान का उदाहरण दे दिया। शैतान के उदाहरण देते हुए बड़े भाई साहब कह रहे थे, शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान का हाल क्या हुआ? उसे किस कारण से अभिमान हुआ? ईश्वर का भक्त मैं ही हूँ, मुझसे बढ़कर कोई सच्चा भक्त कोई भी नहीं है इस भूमंडल में। अंत में यह हुआ कि वह स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। उसकी दिशा क्या हुई? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिए गया अभिमान करने के कारण। इधर रावणासुर का उदाहरण दे दिया, इधर शैतान का उदाहरण दे दिया। इधर शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाहिरूम नामक एक आदमी भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग पर आखिर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, एक क्लास पास किया, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया घमंड से। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई अंटे। अचानक तुम्हें भाग्य की वजह से तुम्हें पास हो गए हो और अव्वल आए हो, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, सौभाग्य तो एक ही बार ही हाथ लगती है। बार बार नहीं लग सकती। कभी गुल्ली डंडा में भी आधा अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी तो गुल्ली डंडे के खेल में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। भाई साहब कह रहे थे कि कोई निशाना खाली ना हो जाए, वही सफल खिलाड़ी कह सकते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आवेगे तो अंत पसीना आ जाएगा। वो भाई साहब कह रहे थे कि मेरे दर्जे में आ जाओ, तुम्हें पता चलेगा। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जपाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मेरे क्लास में आओगे तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अलजिब्रा और ज्योमेट्री, लोहे के चने दबाना चबाना, ये भी एक मुहावरे शब्द है। इसका मतलब बहुत मुश्किल काम करना। इंग्लिस्तान का इतिहास भी पढ़ना होगा। इतिहास का मतलब हिस्ट्री। बादशाहों के नामों को याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, इसके साल याद रखना पड़ता है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में 7वां 8वां ऐसा याद रखना पड़ता है। क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किसका ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। ये हिस्ट्री में, इतिहास में जेम्स होते हैं ना, दर्जनों विलियम
कोडियम चार्लेस दिमाग चक्कर खाने लगते हैं। बहुत मुश्किल है ये याद रखना। जेम्स के बारे में और हेनरियों के बारे में, इसके हेनरी के बारे में। आंधी रोग हो जाता, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहरुम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। मुझसे पूछ लो इसके बारे में, बार बार रटता हूँ ना, अचानक बता देता हूँ। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। आ बाजा की जगह आजाबा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी इम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्क है। ये सही लिखना पड़ता है। हमें कोई भी नहीं पूछ सकता उनसे आबाजा और आजाबा में क्या भेद है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, ये बात है। आखिर क्यों छात्रों को सता रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं पूछ सकते। मगर ये सब हमें याद रखना पड़ता है। दाल भात रोटी खाई बात दाल रोटी खाई, क्या इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, कोई भी हमारी बातें नहीं सुनते। हम तो याद रखना ही पड़ेगा ये सारी बातें। वो तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डाले। वे चाहते हैं कि अक्षर अक्षर रटकर पुस्तकों में जो कुछ है वही लिखना पड़ता है। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इसी रटंत पद्धति को वे क्या छोड़े, शिक्षा छोड़े। आखिर इनमें इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या है। बेसिर पैरों की बात का मतलब फिजूल की बातें। ये भी मुहावरे शब्द है। फिजूल की बातें पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या फायदा है, भविष्य में क्या फायदा होता है, इसके बारे में वे नहीं सोचते। भाई साहब इस प्रकार उसे उपदेश की कला में चतुर है ना, निपुण है ना, उसे उपदेश दे रहे थे। और ये भी हमें क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में आपका अभिप्राय क्या है। क्या रटंत पद्धति ठीक है बच्चों के लिए, इसके बारे में हमें पूछते हैं। इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधा लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन क्या है। लंबा रेखा खींचकर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। इससे प्रयोजन क्या होता है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है। जो कुछ हो हमें परीक्षा में पास होना है। तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हमें तो याद करनी पड़ेगी। कह दिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। वे पूछते हैं हमें समय का महत्व पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। 4 पेजेस में लिखना पड़ता है। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। समय के महत्व हम भी जानते हैं ना। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, बैलेंस हो जाते हैं। समय के बैलेंस करने से हमारे जीवन में संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। समय के महत्व के बारे में हम भी जानते हैं। समय के महत्व और समय के अनुसार काम करने वाले लोगों को सब चाहते हैं उसके कारोबार में उन्नति हो जाती है। ये सब हम भी जानते हैं। इस जरा सी बात पर 4 पन्ने 4 पेजेस कैसे लिख सकते। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है। ये एक वाक्य में कह जा सकते हैं इसके बारे में, मगर 4 पेजेस में लिखने के लिए क्यों पूछते हैं। मैं तो उसे हिमाकत कहता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को टूस दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कि व्यर्थ में हमारे ऊपर डाल रहे हैं ये सारे बेवकूफी। हिमाकत का मतलब बेवकूफी है। ये सारे समय का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। हमारे ऊपर टूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। मगर अब परीक्षा में ऐसा नहीं चलता। हमें तो 4 पेजेस ही लिखना पड़ते हैं, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल के आकार के। इस छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, राइट ब्रीफली। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। वो पूछते हैं संक्षेप में लिखो।
संक्षेप करके कम शब्दों में लिखो, मगर वे तो पूछते हैं 4 पन्नों में कम से ना हो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, वे पूछते हैं तेज भी दौड़िए धीरे धीरे भी। हाय, उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक है, वे सोचते हैं हम अध्यापक है, जो कहेंगे वही लिखना पड़ता है, जो चाहे जो पूछते हैं परीक्षाओं में वही लिखना है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना। ये मुहावरे शब्द है। मेरे दर्जे में आकर देख लो, तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। पापड़ बेलना पड़ता है, ये भी मुहावरे शब्द है। बहुत परिश्रम करना, पापड़ बेलना का मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मेरे क्लास में आ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा, असलियत का पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, बहुत अहंकार हुआ तुम्हें, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, लाख बार फेल हो जाने पर भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, तुमसे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बंदिए नहीं पछताएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसके गिरह बांध लो, नहीं तो पछताओगे। समय, स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। स्कूल का समय हो गया। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, भोजन खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। मैं तो पास हुआ और परीक्षा में अव्वल आया क्लास में, ये होने पर भी इस प्रकार का तिरस्कार, अगर फेल हो जाए तो प्राण भी ले लेंगे ये लोग। ऐसा सोच रहे थे लेखक। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। मुझे बहुत डराया भाई साहब ने, उसके कक्षा में आ जाना बहुत भयंकर की बात है, भयभीत है, मैं पढ़ नहीं सकता। घर नहीं भागा, यह आश्चर्य की बात है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। पहले से ही लेखक पढ़ता बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों की तरह आराम से खेलना, ये सब फिर से शुरू कर दिया। पढ़ाई में जी नहीं लगता लेखक को, इसलिए थोड़ा पढ़ता था और ज्यादा खेलना। फिर भी वो अव्वल आ जाता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पकड़ लेता अच्छी तरह से, कंसंट्रेशन से, ध्यान से पढ़ लेता 1 घंटे पढ़ने पर भी, इसलिए वो परीक्षा में प्रथम आ जाता था।